हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राम जी क्लासेस। आपको पता है हमने JKSSB की सीरीज स्टार्ट की है, तो हमने पहले टारगेट किया इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। तो इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक्स पढ़े। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड कंपोनेंट, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी RBI अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ना हमारी ये इकोनॉमी से क्या करेगा, पैसे सक आउट करेगा और पैसे इन्फ्यूज भी करेगा थ्रू इट्स टूल। आगे आगे हमारे सिलेबस पे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स टाइप्स, फिस्कल पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स एंड टाइप्स। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ओके। उसके बाद लास्ट पे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हो, आप पहले ही स्क्रीनशॉट लिया करो अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना, ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगा। उसके बाद थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन देखें। Policy through which central bank uses its instrument to regulate availability, cost and use of credit and currencies in the economy। हमने क्या देखा कि ये वो पॉलिसी है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगा। गाइस, इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक वीडियो को देखिए। टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी, अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो इसका मतलब है हाउ मच मनी विल बी अवेलेबल इन इकोनॉमी, कितना पैसा होगा, हाउ मच मनी, ओके, ठीक है। उसके बाद मींस कॉस्ट, मतलब इस पैसे को किस कॉस्ट पे आप यूज करोगे, दैट इज इंटरेस्ट, आपका पेबैक क्या होगा इसमें, एंड यूज ऑफ क्रेडिट, और एट लास्ट आप इसे कहां यूज करोगे, वेयर टू यूज। देखो गाइज, हम जब इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि ओवरऑल मनी सप्लाई को देखा जाएगा, क्वालिटेटिव में हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करेंगे। यहां भी हम पहुंचेंगे, पहले हम यहां पे आते हैं। ये वो पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक हमें गाइड करता है कि कितना मनी अवेलेबल होगा हमारी इकोनॉमी में, आप किस कॉस्ट पे उसे यूज करोगे, और वेयर विल बी इट यूज्ड एट द एंड पे कहां पे यूटिलाइज होगा ये मनी, ओके। अब हम अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्यों, ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्यों, तो बेसिकली हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फर्स्ट वन इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गाइज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन आपने सुना होगा महंगाई। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि यार आजकल महंगाई हो गई है। वो कौन सी कंडीशन है जब हम कहेंगे महंगाई हुई है। आपको पता है महंगाई में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। एक, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, मनी की कीमत कम हो जाती है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कम हो जाता है। दूसरा कहते हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब बहुत सारा पैसा लग रहा है बहुत कम सामान के लिए, ओके। ये हम कहेंगे दिस इज अवर इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करना। सेकंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेकिन अगर हम इन दो को पास हो जाते हैं, इन दो को अचीव करने में, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं, ओके। तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि सेंट्रल बैंक मनी इन्फ्यूज करेगा इन द इकोनॉमी, ताकि लोगों के पास जो है पैसा आए खर्च करने के लिए, ना लोगों के पास पैसा आ जाए, ओके, ताकि हमारी डिमांड बढ़ जाए। जब डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, सॉरी, हमारा लोगों के पास पैसा ज्यादा हो तो वो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे, चीजों की डिमांड करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जीडीपी सही होगा,
जीडीपी सही होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो बेसिकली अगर हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या बाकी हमारे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। ओके, लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल है विच इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा। डिलेमा मींस एक सिचुएशन जहां पे आप कंफ्यूज होते हो। ओके, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो डिलेमा, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा कहता है इट स्टेट्स दैट वन ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स में से सिर्फ एक अचीव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, या तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो या इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो। मैं अभी बताता हूं ऐसा क्यों है। देखो, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपने ना इकोनॉमी से पैसा वापस करना है सेंट्रल बैंक में, ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे और वो चीजों पे कम हिट करे। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है, चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। लेकिन गाइस, जब हम पैसा ले लेंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो एक चीज और याद रखना, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने प्रॉपरली स्टिमुलेट करना हो तो मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर हम बात करें मेजर्स की, आई होप आपको डिलेमा समझ में आ गया होगा। अगर लिखना भी हो तो आप लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट ओनली वन ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैन बी अचीव्ड एंड अदर वन कैन बी कंप्रोमाइज्ड। ओके, बात करें इसके मेजर्स की, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, इन्हें ना हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आरबीआई रेगुलेट करेगा मनी सप्लाई, हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा होगा और कब हमने वापस लेना है। तो कुछ टूल्स है ना, कुछ वे हैं जिनसे आरबीआई ये चीज करता है। बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप्स के, वन इज क्वांटिटेटिव, इन्हें ना जनरल मेजर्स भी कहते हैं। जनरल मेजर्स, जनरल मेजर्स हमारे वो वाले मेजर्स हुए जिनके थ्रू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इज रेगुलेटेड। ठीक है, बात करें क्वांटिटेटिव की तो हमारा जितना भी ओवरऑल मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट किया जाए। और बात करें क्वालिटेटिव की, इन्हें सिलेक्टिव मेजर्स भी कहते हैं, सिलेक्टिव मेजर्स। और गाइस, सिलेक्टिव मेजर्स में क्या होता है, ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्टर, एक सेक्टर की बात होगी कि इकोनॉमी में कितना पैसा किस सेक्टर में जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन को एनालाइज करेंगे, अवेलेबिलिटी, कितना पैसा होगा, कॉस्ट, किस इंटरेस्ट रेट पे हम इसे यूटिलाइज करेंगे, एंड यूज, ये फाइनली कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स में कि ये स्पेसिफिक सेक्टर, एक सेक्टर की बात करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना इस्तेमाल होगा। तो इसे कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब वन बाय वन अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें, क्वांटिटेटिव मेजर्स हमारे वो मेजर्स हैं जिनसे हम ओवरऑल वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा होगा। ठीक है, वो देखेंगे हम क्वांटिटेटिव मेजर्स में। ओके, बात करें फर्स्ट मेजर या फर्स्ट टूल या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो इट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मींस ये वो वाला पैसा है जो बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास रखना है। ओके, जो बैंक हमेशा रखेगा सेंट्रल बैंक के पास कि इतना अमाउंट होना ही होना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज 3%। एट प्रेजेंट बैंक को 3% अपना जो
टोटल डिपॉजिट, जितना भी इसके पास डिपॉजिट है उसका 3%, और ब्रैकेट में लिखा होगा टोटल डिपॉजिट के साथ में NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज अगर हम बात करें व्हाट इज NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। गाइस आपने देखा होगा हमारे जब भी बैंक्स में अकाउंट्स खुलते हैं, कुछ उनमें से होते हैं फिक्स डिपॉजिट, कुछ उनमें से होते हैं करंट अकाउंट, कुछ उनमें होते हैं सेविंग अकाउंट। तो बेसिकली होता क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मींस जो भी उनका सम अप है, ठीक है, जो भी वो लायबिलिटीज है। ओके देखो गाइस, बैंक के लिए जो उसके पास डिपॉजिट है ना वो लायबिलिटी है, ठीक है, और लोन उसके लिए जो उसने बाहर दे दिया वो उसे एसेट है। ओके अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जब हम 3 प्रकार के अकाउंट खोलेंगे, हमारा फिक्स डिपॉजिट फिक्स है, इतने टाइम तक आप इसे नहीं निकाल सकते। बात करें करंट अकाउंट की तो दैट इज टाइम लायबल, जब आपको पैसे की जरूरत हो, सॉरी दैट इज डिमांड लायबल, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप उसे विड्रॉ कर सकते। आप देख सकते हो कि हमारे यहां पे ना इस पे लिमिट नहीं है कि आप कितना निकालो करंट अकाउंट से। ओके उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टाइप सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट इज पार्टली डिमांड लायबल, कभी कभी आप सेव करते हो उसे, कभी कभी जब जरूरत पड़े उसे निकाल लेते हो। इट इज पार्टली टाइम लायबल एंड पार्टली डिमांड लायबल। और अगर बात करें हम फिक्स्ड अकाउंट की तो दैट इज फुली टाइम लायबल, जब आपका टाइम पीरियड मैच्योर होगा तो उसी के बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। तो इसने यही कहा इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ बैंक्स विच बैंक्स हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक, जो बैंक ने किसके साथ रखना है, आरबीआई के साथ, इंडिया के केस में आरबीआई के साथ, इन कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन द फॉर्म ऑफ कैश उसने रखना है आरबीआई के पास किसी भी वक्त। ओके इसमें अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अगर नेक्स्ट मैंने लिखा एट प्रेजेंट अगर पूछे कोई तो हमारा कैश रिजर्व रेशियो इज 3%। ओके देखो हमारा कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। ये मैं समझाता हूं हाउ। देखो जब भी बैंक के लिए मैंने आपको कहा कि जो उसके पास पैसा है वो लायबिलिटी है, लेकिन जो इन द फॉर्म ऑफ लोन बाहर गया है दैट इज एसेट, उससे उसे कुछ मिल सकता है, दैट इज इंटरेस्ट। ओके देखो कैश रिजर्व रेशियो अभी 3% है, 3%, सपोज ये 5% होगा। मैंने आपको क्या कहा, रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। अगर 3 से 5% आ गया मींस बैंक से 2% फिर चला गया किसके पास, आरबीआई के पास। अब बैंक के पास पहले 97% लेंडिंग कैपेसिटी थी, अब 95% लेंडिंग कैपेसिटी मींस बैंक को देने की क्षमता जो है ना, पैसा देने की क्षमता कम हो गई, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। फर्स्ट मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, जो आप डिमांड कर रहे हो। देखो हम कोई चीज कब खरीदते हैं, जब हमारे पास मनी हो। अगर सबके पास मनी आ जाएगा तो वो टारगेट करने लगेंगे चीजों को, इससे क्या होगा, एक कंपटीशन बन जाएगा और चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा जिनकी डिमांड होगी। यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। ठीक है, तो बैंक का ऑब्जेक्टिव इसमें 2 है। एक फर्स्ट वन इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके और इसके अलावा अगर पूछे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स ने जो बैंक में पैसा रखा है उनको लगे नहीं इनके पास अभी भी कुछ है, बाय द वे कुछ होता है तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इसलिए सेंट्रल बैंक कहता है यू हैव टू कीप सम अमाउंट विद आरबीआई। ओके
हमने देखा CRR इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो लेंडिंग एग्रीगेट डिमांड हमारा इकोनॉमी में कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, और पूछे आपसे कोई व्हाट इज द CRR एट प्रेजेंट, इट इज 3%। बेसिकली इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप प्लीज इसे एक बार चेक करके जाइएगा। ओके, सेकंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो वाला पैसा है जो बैंक ने किसी भी वक्त अपने पास होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। ये वो वाला पैसा है जो परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, उसका जो टोटल डिपॉजिट है उसका परसेंटेज जो बैंक ने अपने पास रखना है। अपने पास गाइस किस लिए रखना है? मैंने आपको क्या कहा, बैंक के लिए अच्छा पैसा कौन है? जो इन द फॉर्म ऑफ लोन बाहर चला गया। अच्छा, एक चीज CRR में और याद रखना, यूजुअली नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज पेमेंट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन CRR। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कि CRR सेंट्रल बैंक के पास पैसा तो रख रहा है लेकिन इसे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कभी क्वेश्चन पूछे विल बैंक लाइक टू increase the CRR or decrease, they will allow to decrease the CRR because they will, वो वाला जो पैसा है जो कम करके होगा वो मार्केट में दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन, दे विल हैव मोर लेंडिंग कैपेसिटी, उनके पास लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ओके, बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, ये टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो बैंक ने अपने पास हमेशा रखना है in the form of specified liquid asset, for example cash, in the form of cash उनके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा बैंक को कि आप हमें इतना पैसा दो, हम आफ्टर दैट मच ऑफ टाइम आपको पैसा दे देंगे। ओके, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इन तीन फॉर्म्स में ये बैंक ने अपने पास मिनिमम पैसा रखना होता है। तो गाइज इसको अपने पास रखने का क्या फायदा? हमने आपको पहले ही बताया कि बैंक के लिए वो मनी अच्छा है जो इन द फॉर्म ऑफ लोन बाहर चला गया, लेकिन अपने पास रखने का मतलब जो जिन लोगों ने डिपॉजिट किया अगर वो विड्रॉ करने के लिए आए तो बैंक के पास मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए वो RBI प्रेस्क्राइब करेगा। तो एट प्रेजेंट इट इज 18%। देखो गाइज ये रेट्स जो है ये चेंजिंग है, तो मेक श्योर यू विल विजिट देम वंस बिफोर अपीयरिंग इन एग्जाम्स। ओके, इन द फॉर्म, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक के पास एडुकेट लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी मींस दे हैव एनफ मनी व्हेन समवन विल कम टू विड्रॉ देयर मनी, और जिसकी जो भी नीड होगी तो वो फुलफिल करेगा। सेकेंड इज टू कंपेल बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक को कंपेल करना कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो। वाई? इसका मीनिंग क्या है कि वो गवर्नमेंट को पैसा दे। ओके, एट प्रेजेंट CRR इज 18%। ओके, अब बात करें थर्ड इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है गाइज? हमारा जो सेंट्रल बैंक है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा और सेल करेगा। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें SLR अगर इंक्रीज होगा, SLR इंक्रीजेस, तो हमारा मनी सप्लाई क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर SLR इंक्रीज होगा तो हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे RBI बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, यहां पे लिखा है मैंने RBI बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी सप्लाई इंक्रीजेस। अरे RBI उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहा है, इन रिटर्न क्या दे रहा है? उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, और सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो मनी सप्लाई डिक्रीजेस। RBI उनको दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, उनसे क्या लेगा? पैसे ले लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा? देखो, जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज।
इससे चांसेस है कि हमारा इन्फ्लेशन भी हो सकता है। अगर बात करेंगे सेल, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको यह समझ आ गया हो कि कैसे बैंक, यहां पे हमने देखा यहां पे भी सक आउट किया मनी, इस केस में भी इसने क्या किया, सक आउट किया मनी। अगर सीआरआर बढ़ा दे 18 से 25% कर दे तो क्या होगा, हमारी बैंक के पास तो लेंडिंग कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन कम रहेगी ना, तो हमारा मनी सप्लाई विल डिक्रीज। उसके बाद यहां पे भी हमने देखा कि अभी तक क्या कर रहा है, अगर बाई कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, और अगर सेल कर रहा है तो मनी सप्लाई विल डिक्रीज। उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे बाई एंड सेल करेगा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, देखो वेरियस बैंक, अगर हम मान लें वेरियस बैंक्स, बहुत सारे बैंक, फॉर एग्जाम्पल ICIC, दिस इज आवर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ 100 रुपीज फॉर 1 ईयर, पीरियड इज 1 ईयर। अब ICIC बैंक ने कोट किया वी विल बाई इट इन 90, HDFC ने कोट किया वी विल बाई इट इन 93, और JK बैंक कोटेड वी विल बाई इट इन 95 रुपीज। ओके, और कोई और बैंक मान लो SBI 96 रुपीज, बाई की बात हो रही है, तो RBI किसको सेल करेगा, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की, दिस इज आवर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कह रहा है बैंक से अपनी अपनी प्राइस दो, तो RBI किसको सोल्ड करेगा, ऑब्वियसली जो इनको 96 रुपीज, जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड वैल्यू, दिस विल बी कॉल्ड एज फेस वैल्यू। तो इस केस में इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड वैल्यू, दैट इक्वल्स टू 100 माइनस 96 इक्वल्स टू ₹4। इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि आप मुझे पैसा दो, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। RBI किसको दे रहा है, अगर यहां पे देखें 5 रुपीज, यहां पे देखें 7 रुपीज, यहां पे देखें 10 रुपीज, तो ऑब्वियसली RBI कोशिश करेगा जहां से मुझे कम इंटरेस्ट रेट देना पड़े, तो वहां से हम क्या करेंगे, हमारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेंगे। तो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, सेल करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। और इंटरेस्ट किसके बराबर है, ये जब बाई कर रहा है तो RBI कोशिश करेगा टू सेल दोज हु विल कोट मैक्सिमम प्राइस, जब सेल करेगा, सॉरी जब बाई करेगा हु विल कोट मिनिमम प्राइस, और जब सेल करेगा ही विल लाइक टू कोट द मैक्सिमम प्राइस। ओके, दिस ऑल फॉर टुडे। अब हम नई वीडियो के साथ आएंगे, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा डिस्कस करें। टिल देन ओके बाय।